हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते बहुत बेहतर होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्वस्वर वाचन, वाचन के प्रकार। फर्स्ट आपने देखा था स्वस्वर वाचन और दूसरा देखा था मौन वाचन। आज देखेंगे स्वस्वर वाचन के प्रकार, स्वस्वर वाचन के भेद। तो स्वस्वर वाचन का पहला भेद होता है आदर्श वाचन, जो शिक्षक के द्वारा होता है। दूसरा होता है अनुकरण वाचन, जो छात्रों के द्वारा होता है। और तीसरा है समवेत वाचन, जो समूह में छात्रों के द्वारा या फिर समूह में छात्रों एवं अध्यापक के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मौन वाचन के भेद। अब देखते हैं आदर्श वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा होता है। जैसे कि जो भी शिक्षक बोलता है, जो भी शिक्षक वाचन करता है उसको आदर्श वाचन बोलते हैं। सेकंड देखिए अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा होता है। जैसे कि जो भी शिक्षक बोलता है उसको छात्र अनुकरण करके सीखते हैं। और तीसरा था समवेत वाचन। समवेत वाचन समूह में छात्रों के द्वारा या समूह में छात्रों एवं अध्यापक के द्वारा करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि समूह में छात्रों के द्वारा, तो आपका आंसर ये होगा। और ये ना देके अगर ऑप्शन में ये हो समूह में छात्रों एवं अध्यापक के द्वारा, तो आपका आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मौन वाचन के भेद। मौन वाचन के भेद। मौन वाचन का फर्स्ट भेद है गंभीर या गहन मौन वाचन। गंभीर या गहन मौन वाचन। और दूसरा है द्रुत या त्रुत मौन वाचन। गहन मौन वाचन क्या होता है? जब आप अध्ययन करते हो, जब आप स्टडी करते हो, पढ़ते हो, तो जो अध्ययन किया जाता है उसे गंभीर गहन मौन वाचन, जो आप जिस तरह से वाचन करते हो, मौन वाचन करते हो स्टडी करते टाइम, अध्ययन करते टाइम, उसको गंभीर या गहन मौन वाचन कहते हैं। दूसरा आपका है द्रुत मौन वाचन। द्रुत मौन वाचन या त्रुत मौन वाचन मतलब जब भी आप रिवाइज करते हो, दोहराते हो, किसी भी आप पढ़ी हुई चीज़ को, आप टॉपिक को दोहराते हो या रिवाइज करते हो, उसको द्रुत या त्रुत मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन के दो भेद होते हैं, एक गंभीर गहन मौन वाचन और दूसरा द्रुत त्रुत मौन वाचन। देखेंगे नेक्स्ट। मौन वाचन का प्रयोग गद्य शिक्षण में किया जाता है और सस्वर वाचन का प्रयोग पद्य शिक्षण में किया जाता है। और आदर्श वाचन का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों शिक्षण में किया जाता है। अब देखेंगे, अब आपका पठन या वाचन कौशल कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लेखन कौशल। लेखन कौशल क्या होता है? लिखकर अभिव्यक्त करना। लिखकर अभिव्यक्त करना। जो भी हम लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, जो भी अपने भावों विचारों को लिखकर हम दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसको लेखन कौशल कहते हैं। अब लेखन विधियाँ, लेखन की कुछ विधियाँ देखेंगे। आप देखेंगे लेखन की विधियाँ क्या होती है। लेखन की विधियाँ, फर्स्ट विधि थी आपकी दृष्ट लेखन विधि या जैकपॉट विधि। दृष्ट लेखन विधि या जैकपॉट विधि, ठीक है। दृष्ट लेखन विधि या जैकपॉट विधि क्या होती है? ये प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग होता है। और ये जो पहले पट्टी, जो लकड़ी की पट्टी होती थी, उस पर लिखा जाता छोटे से अनार ABCD, जो बच्चे लिखते थे उस पर, उसी को आप जैकपॉट विधि कहते थे, ठीक है। सेकंड है आपकी श्रुत लेखन विधि। क्या होता है श्रुत लेखन विधि या उक्त विधि? जो बच्चा सुनकर लिखे उसको श्रुत लेखन विधि कहते हैं। थर्ड है अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि या रूपरेखा अनुकरण विधि। इसे अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि भी बोलते हैं और रूपरेखा अनुकरण विधि भी कहते हैं। ये क्या होता है? जब आप छोटे बच्चे को जब ये डॉट डॉट आप ऐसे कर देते हो कि A लिखो, तो उस पर जो बच्चा इस टाइप से पूरा लिखता है, इसको आप अक्षर अनुकरण विधि या रूपरेखा अनुकरण विधि कहते हैं। कि आप डॉट डॉट करके लिख देते हो, शिक्षक लिख देता है और बच्चा पूरा उस पर पेंसिल चलाता है, उसको अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि या रूपरेखा अनुकरण विधि कहते हैं। अब लेखन के प्रकार देखेंगे। अभी विधियाँ देखी थी, अब लेखन के प्रकार देखेंगे। पहला देखो
प्रतिलेख मतलब देख देख कर, उच्च प्राथमिक स्तर पर ये प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका श्रुतिलेख मतलब सुनकर, ये माध्यमिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है अनुलेख मतलब देखकर, ये भी प्राथमिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। अब देखो प्रतिलेख क्या होता है। प्रतिलेख मतलब कि सुलेख, एक प्रकार का सुलेख। आप बच्चे को सुलेख लिखने के लिए देते हो तो वो देख देख कर हूबहू वैसा ही सुलेख लिख देता है, इसको बोलते हैं प्रतिलेख। श्रुतलेख क्या होता है, जैसे इमला, आप जो भी सुनकर बच्चा लिखता है उसे श्रुतलेख बोलते हैं। अनुलेख क्या होता है, अनुलेख मतलब जैसे आप एक ऊपर लिख लेते हो छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी सी इमली, आप लिख देते हो और उसके नीचे बच्चा हूबहू वैसे ही लिखता है, छोटे आ से अनार, बड़ी सी इमली, इस टाइप से बच्चा पूरा पेज भर के लिखता है, उसको अनुलेख विधि कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सुलेख। सु प्लस लेख, इसका संधि विच्छेद होता है सु प्लस लेख, मतलब कि अच्छा लेख। यह लेखन का प्रकार नहीं, यह लेखन का प्रकार नहीं बल्कि लेखन की एक विशेषता है। ये लेखन का जो सुलेख होता है वो लेखन का एक प्रकार नहीं होता है, वो सिर्फ उसकी एक विशेषता होती है, उसका एक गुण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। स्वस्वर वाचन, अब देखेंगे स्वस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर। स्वस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर। सबसे पहले लेंगे स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन पद शिक्षण होता है, स्वस्वर वाचन पद शिक्षण में किया जाता है और मौन वाचन गद्य शिक्षण में किया जाता है। स्वस्वर वाचन निम्न कक्षाओं में किया जाता है और मौन वाचन उच्च कक्षाओं में किया जाता है। और स्वस्वर वाचन स्वर सहित होता है, स्वस्वर वाचन स्वर सहित होता है और मौन वाचन स्वर रहित होता है और तीसरी कक्षा से ये प्रारंभ होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे सबसे सरल एवं प्राथमिक कौशल। सबसे सरल एवं प्राथमिक कौशल कौन सा होता है, सुनना, ठीक है। और दूसरा देखेंगे सभी कौशलों का आधार स्तंभ। सभी कौशलों का आधार स्तंभ भी सुनना होता है। सबसे सरल एवं प्राथमिक कौशल भी सुनना होता है और सभी कौशलों का आधार स्तंभ भी सुनना होता है। सेकंड, नेक्स्ट देखेंगे सबसे जटिल एवं अंतिम कौशल। सभी कौशलों में स्थायी लेखन होता है, ठीक है। सबसे जटिल, आपसे पूछा जाएगा सबसे जटिल एवं अंतिम कौशल कौन सा है, तो वो लेखन कौशल है। और पूछा जाए सभी कौशलों में स्थायी कौन सा है, तो वो लेखन कौशल है। ओके, अब कौशल समाप्त हो गए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट गद्य शिक्षण विधि। कौशल आपके 4 थे, सबसे पहले सुनना था, दूसरा पढ़ना, फिर दूसरा बोलना, फिर पढ़ना, फिर लास्ट का था लिखना, वो समाप्त हो गए। सबको अच्छे से समझ आए होंगे। अब देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियाँ। गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण क्या होता है, ठीक है। गद्य का संधि विच्छेद गद्य प्लस यत, गद्य प्लस यत। गद्य शब्द संस्कृत की गद्य धातु से बना है। गद्य शब्द संस्कृत की गद्य धातु से बना है। देखेंगे गद्य का प्रथम दर्शन यजुर्वेद में। गद्य का मुख्य उद्देश्य ग्रेड और अभिव्यक्त। गद्य का प्रथम दर्शन यजुर्वेद में मिलता है और गद्य का मुख्य उद्देश्य ग्रहण और अभिव्यक्त करना होता है। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। और गद्य 2 प्रकार का होता है। आपका फर्स्ट होगा कथा और दूसरा होगा आख्यायिका। कथा क्या होती है, काल्पनिक, और आख्यायिका ऐतिहासिक होती है। अब देखेंगे गद्य में ओजगुण प्रधान होता है और समास की अधिकता होती है। गद्य में ओजगुण प्रधान होता है और समास अधिकता होता है, ठीक है। गद्य की शिक्षण विधियाँ। अब देखेंगे गद्य की शिक्षण विधियाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले देखेंगे उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि। उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि। नेक्स्ट देखेंगे प्रवचन विधि या कथन विधि।
तीसरी देखेंगे स्पष्टीकरण विधि। चौथी देखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब देखते हैं उद्बोधन विधि क्या होता है। उद्बोधन विधि मतलब अर्थबोध विधि। इस विधि में शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ स्वयं नहीं बताकर छात्रों से निकलवाने की कोशिश करता है। इस विधि में शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ स्वयं नहीं बताकर छात्रों से निकलवाने की कोशिश करता है। मतलब जो भी अर्थ होता है, और ये छात्र सक्रिय रहते हैं, इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं और ये मनोवैज्ञानिक विधि होती है जिसमें छात्र सक्रिय रहते हैं। सक्रिय मतलब जिसमें छात्र भी अपने क्वेश्चन पुटअप करें, बातचीत करें, अंतर्क्रिया करें। शिक्षक और छात्र जिसमें दोनों अंतर्क्रिया करते हैं उसको मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं और ये प्राथमिक स्तर पर लागू होती है। अब देखेंगे उपविधियाँ। उद्बोधन विधि की कुछ उपविधियाँ या प्रविधियाँ होती हैं। फर्स्ट होती है चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र दिखाकर या ग्लोब। रेखा चित्र, मानचित्र दिखाकर या ग्लोब, ठीक है। सेकंड होती है प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर। कोई भी आप जो दिख रही हो वस्तु, आप बच्चों को एग्जाम्पल देते हो कि ए फॉर एप्पल, तो आप जो एप्पल रियल में होता है वो एप्पल दिखा के बताओ कि ए फॉर एप्पल। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर। तीसरा है आपका प्रतिकृति, मॉडल दिखाकर, मॉडल को दिखाकर। फिर है प्रत्यक्ष अभिनय करके। मुख्य रूप से श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, इसमें आती है मुख्य रूप से श्रव्य और दृश्य जो दिखती हैं और जो सुनाई, श्रव्य में सुनाई देने वाली और दृश्य में दिखने वाली। अब देखेंगे प्रवचन विधि। उद्बोधन विधि हो गई। अब देखेंगे सेकंड देखेंगे प्रवचन विधि। इसकी उपविधियाँ देखेंगे, उपविधियाँ या प्रविधियाँ। फर्स्ट है इसमें अनुवाद विधि जो कि प्राथमिक स्तर पर होती है, और सेकंड है कोश विधि जिसमें शब्द कोश होते हैं, और तीसरी है टीका विधि और परिभाषा विधि, ठीक है। ये तीनों उच्च स्तर पर होती हैं। फर्स्ट है इसमें अनुवाद विधि, सेकंड है कोश विधि, तीसरी है टीका विधि और चौथी है परिभाषा विधि। एक किसकी उपविधियाँ हैं? प्रवचन विधि, कथन विधि की। अगर आपसे पूछा जाए प्रवचन विधि या कथन विधि की उपविधियाँ कौन सी हैं, तो कौन सी है? पहली है अनुवाद विधि, दूसरी है कोश विधि, फिर है टीका विधि और लास्ट में परिभाषा विधि। ठीक है। अब देखेंगे तीसरी है स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि ये इसकी भी उपविधियाँ देखेंगे। इसमें होता है उदाहरण या दृष्टांत विधि। इसकी उपविधियाँ होती हैं उदाहरण या दृष्टांत विधि, दूसरी है तुलना के द्वारा, तीसरी है वाक्य प्रयोग के द्वारा और चौथी है व्युत्पत्ति या विशेष प्रकार से निर्माण। जिसका विशेष प्रकार से निर्माण होता है उसको व्युत्पत्ति कहते हैं, ठीक है। पहली कौन सी है? स्पष्टीकरण की विधि देखेंगे। पहली कौन सी है? उदाहरण या दृष्टांत। जो उदाहरण होते हैं, आपके एग्जाम्पल होते हैं, वो इसकी पहली विधि है। दूसरी है तुलना, किसी भी चीज़ की तुलना की जाती है तुलना के द्वारा, तो दूसरी है तुलना के द्वारा। तीसरी है वाक्य प्रयोग के द्वारा और चौथी है व्युत्पत्ति के विशेष प्रकार से निर्माण। फिर देखेंगे प्रश्नोत्तर विधि सभी स्तर के लिए। ये सभी स्तर के लिए होता है। पूछा जाए कि सभी स्तर के लिए कौन सी विधि होती है, तो सभी स्तर के लिए प्रश्नोत्तर विधि होती है। इसमें क्या होता है? संवादी विधि या सुकराती विधि। इसको संवादी विधि या सुकराती विधि भी कहते हैं क्योंकि इसे सुकरात ने दिया है। इसे डायलैक्टिक मेथड भी कहते हैं। फिर देखेंगे, अभी तक आपने देखा गद्य शिक्षण की विधियाँ और उन विधियाँ की उपविधियाँ, और फिर आपने देखा, अब देखोगे गद्य शिक्षण की पाठ योजना। स्टार्टिंग में जो आपने बोलते इस प्रस्तावना जिसे पाठो स्थापना या पूर्व ज्ञान परीक्षण भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण या विषय स्थापना बोलते हैं, इसे नवीन ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। इसके प्रस्तुतिकरण के भी प्रकार होते हैं। तीसरा होता है प्रस्तुतिकरण, इसके भी प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है आदर्श वाचन जो कि शिक्षक के द्वारा किया जाता है। सेकंड होता है अनुकरण वाचन
जो कि छात्रों के द्वारा किया जाता है, और तीसरा होता है अशुद्धि संशोधन, और चौथा होता है काठिन्य निवारण, जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन और अशुद्धि संशोधन और काठिन्य निवारण ये शिक्षक के द्वारा तीनों किए जाते हैं, और अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है। अब देखते प्रस्तावना क्या होता है। जब भी आप पढ़ाना स्टार्ट करते हो तो बच्चों का जो पूर्व ज्ञान हम जानते हैं कि इसको कितना, प्रस्तावना में क्या होता है, इसको पूर्व ज्ञान, जैसे अगर आप किसी को ऐड करना सिखाते, बच्चे को ऐड करना सिखाते हो, तो उससे पहले आप जानोगे कि उसको क्या काउंटिंग आती है, 1 2 3 आती है, उसका पूर्व ज्ञान कितना है। अब देखेंगे प्रस्तावना क्या होता है। प्रस्तावना मतलब पूर्व ज्ञान परीक्षण, ठीक है। दूसरा देखें उद्देश्य क्या है। फिर देखें प्रस्तुतिकरण। जब आप पूर्व ज्ञान देख लेते हो, उद्देश्य पता चल जाता है, उसके बाद आप नवीन ज्ञान देने के लिए आप तैयार हो जाते हो। उसके नवीन ज्ञान में क्या होता है, आदर्श वाचन जो शिक्षक के द्वारा होता है, अनुकरण वाचन जो छात्रों के द्वारा। आदर्श वाचन एक शिक्षक, अगर आदर्श वाचन आता है तो हमेशा एक शिक्षक करता है, और अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा होता है। अशुद्धि संशोधन, जो भी आपकी अशुद्धि होती है उसका संशोधन शिक्षक करता है। और काठिन्य निवारण, कोई भी अगर आपको कुछ नहीं आ रहा उसका निवारण, काठिन्य निवारण एक शिक्षक द्वारा होता है। फिर इसमें आते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न, 5वां है मौन वाचन, फिर विचार विश्लेषणात्मक, और फिर 7वां है सार कथन या अध्यापक कथन, और फिर है पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। लास्ट में आता है गृह कार्य, ठीक है। बोध प्रश्न, मौन वाचन, और इसकी जो प्रस्तावना में आता है, प्रस्तुतिकरण में चौथा क्या, बोध प्रश्न, मौन वाचन, विचार विश्लेषणात्मक, सार कथन, पुनरावृत्ति प्रश्न, और लास्ट में दिया जाता है आपका गृह कार्य। फिर देखेंगे शिक्षण विधि के मुख्य उद्देश्य, शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, और इसकी पाठ योजना, मुख्य बिंदु क्या होता है, और प्रमुख विधि इसमें कौन सी होती है। सबसे पहले देखेंगे गद्य। गद्य में क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्रेड और अभिव्यक्ति, और इसका जो मुख्य बिंदु होता है आदर्श वाचन, और इसकी प्रमुख विधि उद्बोधन विधि मानी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गद्य की प्रमुख विधि कौन सी होती है, तो गद्य की प्रमुख विधि उद्बोधन विधि होती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, गद्य का उद्देश्य क्या होता है। अब देखेंगे पद्य या कविता। पद्य या कविता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पद्य और कविता का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति या सौंदर्य अनुभूति या भाव अनुभूति होता है, और इसका मुख्य बिंदु सस्वर वाचन या सामवेद वाचन होता है। और इसकी प्रमुख विधि गीता अभिनय या खंडान्वय विधि होती है। उसके बाद देखेंगे व्याकरण विधि। व्याकरण विधि का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा या ज्ञान, और इसका मुख्य बिंदु होता है प्रस्तुतिकरण, और इसमें विधि होती है आगमन और निगमन विधि। उसके बाद देखेंगे नाटक की। नाटक का मुख्य उद्देश्य होता है संस्कार शिक्षा, और इसकी मुख्य बिंदु होता है अभिनय, और प्रमुख विधि होती है समवाय विधि और कक्षा अभिनय विधि। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विशेष क्या है इसमें। गद्य शिक्षण की आत्मा काठिन्य निवारण को माना जाता है। गद्य शिक्षण की आत्मा काठिन्य निवारण को माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गद्य शिक्षण की आत्मा किसे माना जाता है, तो गद्य शिक्षण की आत्मा काठिन्य निवारण को माना जाता है। गद्य शिक्षण की विधियाँ नहीं होती हैं, गद्य शिक्षण की विधियाँ नहीं होती हैं, गद्य शिक्षण के काठिन्य निवारण की विधियाँ होती हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।